हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने सक्सेसफुली 4 पार्ट में 10-10 करके हम लोगों ने समाज विज्ञान के 40 प्रश्नों को 4 पार्ट में कर लिया है और आज ये 5वां पार्ट है। तो देखते हैं 10 प्रश्नों को इसमें भी देखेंगे, इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा। तो देखिएगा इसमें दिया गया है अक्टूबर क्रांति क्या है? देखिए, तो आप अगर इस सारे प्रश्नों को सही से पढ़ लीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। देखिए, लेनिन ने अक्टूबर क्रांति में क्या है? देखिए, लेनिन ने जो बल प्रयोग द्वारा केरेंस्की सरकार को पलट देने का निश्चय किया। सेना और जनता दोनों ने ही इसमें उसका साथ दिया, सेना भी और जनता भी। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक में पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन पर बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी, अन्य सरकार भवनों पर अधिकार कर लिया था और केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहती है, तो इसे ही हम लोग रूस में एक महान क्रांति हुआ, अक्टूबर क्रांति हुआ, जिसे नवंबर का क्रांति भी कहते हैं या फिर उसे हम लोग अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो क्योंकि यह क्रांति अक्टूबर में संपन्न हुई थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। अब शासन की भागदौड़ लेनिन के हाथों में आ गई। मतलब अब जो शासन संभालने लगा इसके बाद, वो कौन संभाला? तो लेनिन ने। तो काफ़ी आसान था, इसी को हम लोग नवंबर की क्रांति भी कहते हैं और अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। इसका डेट याद रखिएगा, 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। ये आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी लड़ सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 42। 42वां प्रश्न है कि क्रांति से पहले यानी पूर्व रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? क्रांति नहीं हुई थी तो उससे पहले रूस के जो किसान थे उसकी स्थिति कैसी थी? तो देखिए, दिया गया है कि रूस में जनसंख्या का बहुसंख्यक भाग कृषक थे। मतलब अधिकतर भाग जो थे, बहुसंख्यक मतलब बहुत सारे, अधिकतर भाग वो क्या थे? कृषक थे, मतलब कृषि पे आधारित थे, जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय, मतलब काफ़ी बेकार स्थिति थी। 1861 ईस्वी में जो जार अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा कृषि का जो मतलब दासता क्या हो गया, 7वां जो है ये समाप्त हो गया। जो दाससत्ता था उसका वो क्या हो गया, वो समाप्त हो गया और कर दी गई और तुरंत इससे किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इतना जल्दी नहीं हो जाना है, शुरू में नहीं होता है। और उनके खेत छोटे छोटे थे, जिन पर परंपरागत में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई और चारा था ही नहीं। मतलब वो किसान मतलब यही करते, क्रांति ही करते, इसलिए वो क्रांति के तरफ ही रुख लिया। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 43 देखना है ना? तो 43वां प्रश्न है, बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। मतलब बाढ़ से क्या क्या हानि होता है? तो ये तो काफ़ी आसान है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं बाढ़ से होने वाली हानि निम्नलिखित है। देखिए, बाढ़ बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल जमाव हो जाता है। मतलब जहाँ उपजाऊ भूमि है तो वहाँ लंबे समय से जल जमा हो जाता है, जिससे खेती नहीं हो पाती है। बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है ना? सड़क एवं रेल मार्ग टूट जाते हैं। इससे हानिकारक बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। जी हाँ, मलेरिया जैसे हैजा हुआ, चेचक हुआ, इत्यादि चीज़ें बढ़ती हैं बाढ़ के कारण, है ना? बाढ़ से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 44। तो ये प्रश्न में है कि मनरेगा क्या है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल भर में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की जाती है। मतलब मनरेगा एक प्रकार का ग्रामीण रोजगार है, जिसमें ग्रामीण रोजगार देने की व्यक्तियों को ग्रामीण रोजगार दिया जाता है। मतलब एक साल में कम से कम 100 दिन उसको काम करने के लिए दिया जाता है। इसके लिए न्यूनतम मजदूर निर्धारित की गई है। मतलब जो मजदूर को जो मजदूरी दिया जाता है वो भी निर्धारित किया गया है, ठीक है? चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 45, ठीक है? तो 44 काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है? इसमें है 45 में कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है, देखिए, चिपको आंदोलन जानते हैं, जो पेड़ में चिपक गए थे लोग और पेड़ को नहीं काटने दिया था, वही वाला। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 ईस्वी के दशक के प्रारंभ में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षण आंदोलन था, मतलब पर्यावरण को रक्षा के लिए। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो भी ग्रामीण लोग थे वो पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया और पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। इस आंदोलन के पिता जो होता है प्रणेता सुंदर लाल बहुगुणा को
माना जाता है ना? प्रणेता भी बोलते हैं इसको, उसी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 46, काफ़ी आसान प्रश्न था ये। तो इसमें है कि विकसित तथा अविकसित देशों में क्या अंतर है? विकसित तथा अविकसित देश में अंतर देखते हैं कि मतलब ये तो जानते हैं कि किसी देश की विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वो विकसित देश होगा, जिसकी कम होगी वो अविकसित होगा। और इसमें है कि अविकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय कम होती है। जी हाँ, पहला अंतर ये हो गया आपका। और है कि इन देशों के लोगों का जीवन उच्च स्तर होता है, क्योंकि विकसित देश है तो उच्च स्तर जिएंगे ये। इन देशों के लोगों का जीवन स्तर निम्न होता है। जी हाँ, तो ये तो मेजर डिफरेंट होगा ही। अब देखिए इसके अंतर्गत अमेरिका, इंग्लैंड एवं जापान आदि देश आते हैं, जो विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, जबकि इसके अंतर्गत नेपाल, भूटान, ये छोटे बड़े देश इत्यादि आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 47। तो 47वां प्रश्न है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय, देश की जो कुल राष्ट्रीय आय में जब देश उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं, उसका जो शेषफल बचता है उसे ही हम लोग कहते हैं उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होती है वह देश उतना ही विकसित होता है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होता है वो देश उतना ही अविकसित होता है। और भारत की प्रति व्यक्ति आय 10,534 रुपया महीना है प्रत्येक व्यक्ति पर। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में पटना जिला की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 48। तो 48वां प्रश्न है कि शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि क्या है ना? तो देखते हैं, शुष्क कृषि वैसा क्षेत्र जहां वर्षा 5 सेंटीमीटर से कम होती है उसे शुष्क कृषि कहते हैं, है ना? मतलब सूखा हुआ। और आर्द्र मतलब भीगा हुआ, जहां वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच होता है उसे आर्द्र कृषि कहते हैं, मतलब भीगा हुआ कृषि। तो ये रहा, काफ़ी आसान है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 49। तो 49 में है आपदा क्या है और ये प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? सॉरी, देखिए तो आपदा है क्या और ये इसके प्रकार बताना है। कि बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की अपार क्षति होती है उसे आपदा कहते हैं। जी हाँ, बड़ा ही जल्द आता है, बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी समस्या, सही सही बात है, जिसका प्रभाव जो है हमारे तत्कालीन प्रभाव पर्यावरण की, प्राकृतिक संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े, जिसे जान माल की अपार हानि हो यानी क्षति हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। ये बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। ये एक प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। यानी प्राकृतिक द्वारा जो आपदा होता है उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं, जैसे बाढ़ हुआ, सुनामी हुआ, आंधी हुआ, ये सब प्राकृतिक आपदा है। जो कि मानव जनित आतंकवाद या महामारी हुआ, यानी आतंकवाद हुआ, ये सब झगड़ा लड़ा, ये सब क्या है? मानव जनित आपदा है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 50। तो इसमें है कि धर्मनिरपेक्षता राज्य से आप क्या समझते हैं? कि वैसा राज्य जहाँ किसी भी धर्म प्राथमिक न देकर सभी धर्मों को समान आदर प्राप्त हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। सही बात है कि वैसा राज्य जहाँ किसी एक धर्म को प्राथमिकता न देकर सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता हो, समान रूप से देखा जाता है, उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। और धर्मनिरपेक्षता आपको पता है, जहाँ धर्मों के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और ये हो गया धर्मनिरपेक्ष राज्य। चलिए अगले के प्रश्न को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।